अध्याय 13 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। इस अध्याय में हम परिचालन में सिक्योरिटी एनालिसिस का नमूना पेश करना चाहेंगे। हमने कमोबेश क्रम रहित 4 कंपनियों को चुना है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में लगातार हैं। ये हैं एल्ट्रा कॉर्प यानी इलेक्ट्रिक ऑटोलाइट और मर्जेंथालेर लिनोटाइप एंटरप्राइजेस का विलियन, एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की निर्माता, एमरी एयर फ्राइट घरेलू मालवाहक विमानन, एम हार्ट कॉरपोरेशन मूल रूप से बॉटलिंग मशीनरी के निर्माता लेकिन अब निर्माण हार्डवेयर में भी कार्यरत। इन तीनों मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के बीच कुछ व्यापक समानताएं हैं लेकिन अंतर अधिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इस जांच को दिलचस्प बनाने के लिए जरूरी है कि इनके वित्तीय और परिचालन डेटा में पर्याप्त विविधता हो। हमने सार रूप में दर्शाया है कि 1970 के अंत में ये चारों कंपनियां बाजार में क्या बेचती थीं तथा कुछ आंकड़े 1970 के परिचालन के भी हैं। तत्पश्चात हमने कुछ प्रमुख रेशियो के विवरण भी दिए हैं जो एक ओर तो इनके प्रदर्शन से तो दूसरी ओर इनके भाव से संबंधित है। प्रदर्शन पैटर्न के विभिन्न पहलू किस तरह संबंधित भाव पैटर्न के अनुरूप हैं, इस पर टिप्पणी जरूरी है। अंत में हमने इन 4 कंपनियों की समीक्षा की है, कुछ तुलनाएं और संबंध सुझाए हैं और इनमें से प्रत्येक का रूढ़िवादी साधारण शेयर निवेशक की आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन किया है। इन सभी 4 कंपनियों में सबसे अनोखा तथ्य है कि इनका करंट प्राइस अर्निंग रेशियो इनके परिचालन प्रदर्शन या वित्तीय स्थिति से अत्यधिक व्यापक रूप से भिन्न थे। इनमें से 2 संस्थान एल्ट्रा और एम हार्ट 1968 से 1970 के बीच की औसत आय से केवल 9.7 गुना और 12 गुना अधिक भाव पर थे, जबकि DJIA में यही आंकड़ा 15.5 गुना था। अन्य 2 एमर्सन और एमरी ने ऐसी आय में 33 और 45 गुना का अत्यधिक उच्च गुणक दर्शाया। इस तरह के अंतर का निश्चित ही कोई स्पष्टीकरण अवश्य होगा और ये हाल ही के वर्षों में पसंदीदा कंपनियों के मुनाफे में सुपीरियर वृद्धि में पाया गया है, खासकर मालवाहक कंपनियों में। परंतु बाकी 2 फर्मों के ग्रोथ के आंकड़े संतोषजनक नहीं थे। अत्यधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए हम हमारे आंकड़ों में प्राप्त प्रदर्शन के प्रमुख तत्वों की संक्षेप में समीक्षा करते हैं। नंबर 1, लाभकारिता। सभी कंपनियां अपनी बुक वैल्यू में संतोषजनक उपार्जन दर्शाती हैं, लेकिन एमर्सन और एमरी के आंकड़े बाकी दोनों से काफी ऊंचे हैं। निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न दर अक्सर अर्निंग्स प्रति रेशियो में उच्च वार्षिक ग्रोथ रेट के साथ चलती हैं। सिवाय एमरी के सभी कंपनियों ने 1969 में 1961 के मुकाबले बुक वैल्यू में बेहतर उपार्जन दर्शाया है, लेकिन एमरी के आंकड़े दोनों ही वर्षों में असाधारण रूप से बड़े थे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए प्रति डॉलर बिक्री के लाभ आंकड़े आमतौर पर तुलनात्मक ताकत या कमजोरी का संकेत होते हैं। हम यहाँ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू सेल्स का इस्तेमाल करेंगे जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की लिस्टेड स्टॉक रिपोर्ट में दिए जाते हैं। यहाँ पुनः सभी 4 कंपनियों के परिणाम संतोषजनक थे, जिसमें एमर्सन विशेष रूप से प्रभावशाली थी। कंपनियों में 1961 और 1969 के बीच हुए बदलाव काफी भिन्न थे। नंबर 2, स्थिरता। इसे हम पिछले 3 वर्ष की औसत आय की तुलना में पिछले 10 वर्षों में किसी एक में प्रति शेयर आय में अधिकतम गिरावट से मापते हैं। कोई भी गिरावट 100% स्थिर नहीं रही और ये 2 लोकप्रिय संस्थानों में दर्ज किया गया था, लेकिन एल्ट्रा और एम हार्ट का सिकुड़ना 1970 के खराब वर्ष में काफी संयत रहा, जो हमारे पैमाने के अनुसार DJIA के 7% की तुलना में प्रत्येक पर केवल 8% रहा। नंबर 3, ग्रोथ। 2 लो मल्टीप्लायर कंपनियों ने काफी संतोषजनक ग्रोथ रेट दर्शाई, जो दोनों ही मामलों में डाउ जोन्स समूह से बेहतर थी। एल्ट्रा के आंकड़े इसके लो प्राइस अर्निंग्स रेशियो से तुलना करने पर विशेष रूप से प्रभावशाली थे। हाई मल्टीप्लायर में ग्रोथ निश्चित ही ज्यादा प्रभावशाली थी। नंबर 4, वित्तीय स्थिति। तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी, जो वर्तमान देयताओं के $1 के लिए $2 की वर्तमान आस्तियों के मानक रेशियो से बेहतर थी। एमरी एयर फ्राइट का रेशियो कम था, लेकिन ये अलग वर्ग में आता था और अपने शानदार रिकॉर्ड के कारण इसके लिए आवश्यक नकदी जुटाना समस्या नहीं थी। सभी कंपनियों का दीर्घावधिक ऋण तुलनात्मक रूप से कम था। डायलूशन नोट एमर्सन इलेक्ट्रिक का बाजार मूल्य 1970 के अंत में $163 मिलियन का कम डिविडेंड परिवर्तनीय प्रेफर्ड शेयर आउटस्टैंडिंग था,
अपने विश्लेषण में हमने डाइल्यूशन फैक्टर की गणना को उसी आम तरीके से लिया है जैसे प्रिफर्ड को साधारण शेयर में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे हालिया आय में लगभग 10 सेंट प्रति शेयर या कुछ 4% की कमी आई है। नंबर 5, लाभांश। बस बिना बाधा जारी रहने वाला इतिहास ही सचमुच मायने रखता है। इसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड एमहार्ट का था, जिसने 1902 से ही एक भी भुगतान विलंबित नहीं किया था। एल्ट्रा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। एमर्सन का भी काफी संतोषप्रद है। एमरी फ्राइट अभी कुछ नई आई है। भुगतान प्रतिशत की विविधता में कुछ विशेष महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता। वर्तमान डिविडेंड यील्ड प्राइस अर्निंग रेशो के अनुसार चीप पेयर और डियर पेयर की तुलना में 2 गुने जितनी ऊंची है। नंबर 6, भाव का इतिहास। पाठक इन सभी 4 इशू के भावों में दर्शाए वृद्धि प्रतिशत से प्रभावित हुआ होगा, जिसकी तुलना बीते 34 वर्षों में सबसे न्यूनतम से सबसे अधिकतम बिंदु के बीच की गई। सभी मामलों में कम भाव को आगामी स्टॉक स्प्लिट से समायोजित किया गया। ध्यान दें कि DJIA के लिए रेंज का क्रम 11 से 1 पर कम से अधिक तक है। हमारी कंपनियों के लिए यह फैलाव एमहार्ट के लिए मात्र 17 से 1 से लेकर एमरी एयर फ्राइट में 528 से 1 से कम नहीं है। ये कई गुना भाव वृद्धि हमारे अधिकांश पुराने साधारण शेयर इशू की विशेषता है और ये लाभ की अत्यधिक संभावनाओं को व्यक्त करते हैं जो शेयर बाजार में पहले से मौजूद रही है। लेकिन ये इस बात का भी संकेत करते हैं कि कैसे 1950 के पूर्व मंदी के बाजार में बड़ी गिरावट आई जब कम भाव दर्ज किए गए। एल्ट्रा और एमहार्ट दोनों ही 1969-1970 के भाव टूटने के दौर में 50% से ज्यादा की सिकुड़नों को झेल पाए। एमर्सन और एमरी में गिरावट गंभीर थी लेकिन परेशान करने वाली कम थी। इनमें एमर्सन 1970 के अंत में और एमरी 1971 के शुरुआत में पलटकर नए सर्वाधिक शीर्ष पर पहुंच गए। 4 कंपनियों के सामान्य निष्कर्ष। एमर्सन इलेक्ट्रिक का कुल बाजार मूल्य अत्यधिक है जो अन्य तीनों के संयुक्त को छोटा कर देता है। ये हमारी नजर में साख वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है जिस पर बाद में टिप्पणी की जाएगी। जिस वित्तीय विश्लेषक को अच्छी याददाश्त का आशीर्वाद या इसमें अक्षम होगा वो मिला होगा, वो एमर्सन इलेक्ट्रिक और जेनिथ रेडियो के बीच की समानता पर विचार करेगा, जो आश्वस्त करने वाली नहीं होगी। जेनिथ का ग्रोथ रिकॉर्ड कई वर्षों तक शानदार रहा था। ये भी बाजार में $1.7 बिलियन 1966 में बिका, लेकिन 1968 में इसका मुनाफा $43 मिलियन से गिरा और 1970 में केवल आधा रह गया। और इस वर्ष की बड़ी बिकवाली में इसका भाव पिछले 89 के शीर्ष के मुकाबले 22.5 तक गिर गया। उच्च वैल्यूएशन में जोखिम भी उच्च होता है। एमरी एयर फ्राइट इन 4 कंपनियों में से भावी ग्रोथ के मायने में संभवतः सबसे संभावनाशील होना चाहिए। यदि उच्चतम घोषित आय से लगभग 40 गुना प्राइस अर्निंग रेशियो को भी आंशिक रूप से न्यायोचित सिद्ध किया जा सके, निश्चित ही पिछली ग्रोथ सबसे ज्यादा आकर्षक रही है। लेकिन ये आंकड़े भी भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यदि हम इनकी शुरुआती 1958 में केवल $5,70,000 शुद्ध आय को काफी छोटा मानते हो। ये अक्सर साबित हुआ है कि वॉल्यूम और मुनाफे के पहले ही अत्यधिक विस्तारित हो जाने के बाद हाई रेट की ग्रोथ जारी रहना बहुत मुश्किल होता है। एमरी की कहानी में सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि 1970 में इनकी आय और बाजार भाव समान गति से बढ़ते रहे, जो कि घरेलू यात्री विमान उद्योग के लिए सबसे खराब वर्ष था। हालांकि ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, लेकिन इससे ये सवाल भी उठा कि क्या स्थितियां विपरीत होने पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के माध्यम से फॉरवर्ड्स और एयरलाइंस के बीच नई व्यवस्था के दबाव आदि से भविष्य का लाभ असुरक्षित हो जाएगा। इन बिंदुओं पर कोई भी ठोस फैसला लेने से पहले संभवतः विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन रूढ़िवादी निवेशक अपने साधारण अनुमानों में इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। एमहार्ट और एल्ट्रा। एमहार्ट ने बीते 14 वर्षों में शेयर बाजार से ज्यादा बेहतर अपने कारोबार में कर दिखाया। 1958 में यह अपनी वर्तमान आय से 22 गुना अधिक पर बिका था, जो DJIA के रेशो के बराबर था। तब से इसका मुनाफा 3 गुना हो गया है, लेकिन डाउ के लिए वृद्धि 100% से कम थी। 1970 में इसकी क्लोजिंग प्राइस बंद भाव 1958 के उच्चतम की 1/3 बनाम डाउ के लिए 43% ही थी। एल्ट्रा का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। लगता था जैसे इनमें से किसी भी कंपनी के लिए मौजूदा बाजार में कोई ग्लैमर या सेक्स अपील नहीं है, जबकि इनके दर्शाए सभी डेटा आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिख रहे थे। इनकी भावी संभावनाएं, इन पर यहां हम कोई विचारशील टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन
1971 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इन चारों कंपनियों के बारे में यह कहना था, अल्ट्रा दीर्घावधिक संभावनाएं, कुछ परिचालन चक्रीय हैं लेकिन स्थापित स्पर्धात्मक स्थिति और विविधीकरण प्रति संतुलन करने वाले कारक हैं। एमर्सन इलेक्ट्रिक, भले ही वर्तमान दृष्टिकोण से इसका पर्याप्त भाव 71 पर है, लेकिन इस शेयर में दीर्घावधिक अपील है। एक सतत अधिग्रहण नीति के साथ औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत स्थिति तथा एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बिक्री बढ़ने और आय वृद्धि के संकेत हो सकते हैं। एमरी एयर फ्राइट, शेयर का भाव 57 पर मौजूदा प्रस्ताव पर ज्यादा प्रतीत होता है, लेकिन लंबी अवधि तक रखने के योग्य है। एम हार्ट, इस वर्ष ग्लास कंटेनर इंडस्ट्री में कम पूंजी व्यय होने के बावजूद 1972 के कारोबारी वातावरण में सुधार होने से आय को सहायता मिली। शेयर को इस कीमत यानी कि 34 पर होल्ड किया जा सकता है। निष्कर्ष, बहुत से वित्तीय विश्लेषकों को एमर्सन और एमरी के शेयर बाकी दोनों से ज्यादा दिलचस्प और आकर्षक लग सकते हैं। मुख्य रूप से शायद इसलिए क्योंकि इनकी बाजार गतिविधियां बेहतर थीं, और गौण रूप से इसलिए क्योंकि आय में हाल ही में तेजी से ग्रोथ हुई थी। हमारे रूढ़िवादी निवेश सिद्धांतों के तहत पहली बात चयन का वैध कारण नहीं हो सकती, ये स्पेक्युलेटर्स के खेलने की चीज है। दूसरी वैध है, लेकिन एक सीमा के भीतर। क्या एमरी एयर फ्राइट की अतीत की ग्रोथ और संभवतः अच्छी संभावनाएं इसके मौजूदा आय से 60 गुना अधिक के भाव को न्यायोचित ठहराती हैं? हमारा जवाब होगा शायद उनके लिए जिन्होंने इस कंपनी की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया हो, और खासकर जब वे किसी ठोस और आशावादी निष्कर्ष पर पहुंच सके हों। लेकिन सावधान निवेशकों के लिए नहीं, जो पहले ही पर्याप्त रूप से निश्चित होना चाहते हो कि उनसे उपार्जन और शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट की अति उत्साह वाली ठेठ गलती ना हो जाए। ऐसी ही चेतावनी की जरूरत एमर्सन इलेक्ट्रिक के मामले में भी चाहिए थी, जिसमें बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की अमूर्त आस्तियों या उपार्जन क्षमता का बाजार में वर्तमान मूल्यांकन का विशेष संदर्भ भी एक कारक हो। हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो एक समय शेयर बाजार का दुलारा बच्चा थी, अब आमतौर पर संकटपूर्ण दिनों में गिर गई थी। एमर्सन एक विशिष्ट अपवाद हैं, टूटेंगे। यदि ऐसा होता है तो अध्याय 20 पर इसकी टिप्पणी देखें, लेकिन इसे भविष्य में अनेक वर्षों तक ऐसा अपवाद बने रहना होगा, इससे पहले कि ये 1970 के बंद भाव को अपने आगामी प्रदर्शन से पूरी तरह न्यायोचित ठहरा सके। इसके विपरीत अल्ट्रा 27 पर और एम हार्ट 33 पर दोनों ही कुछ ऐसी चिन्हित कंपनियां हैं जिनके भाव के पीछे उचित मूल्य है, जिससे ये युक्ति युक्त सुरक्षित निवेश बन जाता है। यहाँ निवेशक यदि चाहे तो अपने आप को मूल रूप से इन व्यवसायों का एक अंश स्वामी मान सकता है, जिसकी कीमत निवेश किए गए धन के रूप में बैलेंस शीट में दर्शाई गई है। निवेशित पूंजी पर उपार्जन दर लंबे समय से संतोषजनक रही है। मुनाफे में स्थिरता और बीती ग्रोथ रेट हैरान करने वाली है। ये दोनों कंपनियां हमारी सुरक्षात्मक निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल होने वाली 7 रणनीतिक आवश्यकताओं पर खरी उतरती। इसके बारे में अगले अध्याय में बताएंगे, लेकिन हम इसे इस तरह सार संक्षिप्त कर सकते हैं। नंबर 1, उचित आकार। नंबर 2, पर्याप्त मजबूत वित्तीय स्थिति। नंबर 3, कम से कम बीते 20 साल लगातार डिविडेंड। नंबर 4, बीते 10 वर्षों में कोई उपार्जन घाटा नहीं। नंबर 5, प्रति शेयर अर्निंग्स में कम से कम 1/3 की 10 वर्षीय ग्रोथ। नंबर 6, शेयर का भाव कुल आस्ति मूल्य से 1.5 गुना से ज्यादा ना हो। नंबर 7, भाव बीते 3 वर्षों के औसत उपार्जन से 15 गुना से अधिक ना हो। हम अल्ट्रा या एम हार्ट की भावी उपार्जन संभावनाओं की भविष्यवाणी नहीं करते। निवेशक की साधारण शेयरों की विविधीकृत सूची में कुछ ऐसा अवश्य होता है जिससे निराशा मिले, और ये इनमें से एक या दोनों ही मामलों में संभव है। परंतु विविधीकृत सूची जो चयन के उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित हो, और साथ ही निवेशक जिस भी अन्य अनुभूत पैमाने को अपनाना चाहें, उसे वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। कम से कम हमारे दीर्घावधिक अनुभव ने तो हमें यही बताया है। अंतिम अवलोकन, एक अनुभवी प्रतिभूति विश्लेषक जिसने भले ही इन 4 कंपनियों पर हमारे दिए तर्कों को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन इस अनुशंसा में झिझकता कि 1970 के अंत में एमर्सन और एमरी के शेयरों का धारक उन्हें अल्ट्रा या एम हार्ट के शेयरों में बदल दे। जब तक धारक इन अनुशंसाओं के पीछे के दर्शन को स्पष्ट रूप से न समझ जाता, कोई कारण नहीं कि थोड़ी ही अवधि में इन 2 कम गुणक वालों का प्रदर्शन उच्च गुणक वालों से बेहतर होने की आशा रखते। उच्च गुणक को बाजार में अच्छी तरह से सोचा समझा गया था और उसके पीछे काफी हद तक गति थी,
जो अनिश्चित काल तक जारी रह सकती थी। एमर्सन और एमरी पर एल्ट्रा और एमहार्ट को प्राथमिकता देने का ठोस आधार क्लाइंट का विचारित निष्कर्ष होता कि वो ग्लैमर टाइप निवेश की जगह वैल्यू टाइप निवेश को प्राथमिकता देता है। इसलिए एक सीमा तक साधारण शेयर निवेश नीति अनिवार्य रूप से निवेशक के अपने नजरिए पर निर्भर होनी चाहिए। हमने इस बारे में अपने अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की है। अध्याय 13 पर टिप्पणी। यूएस एयरफोर्स के जनरल डोनाल्ड कुटीना का कहना है, एयरफोर्स में एक नियम है कि 6 की जांच करें। एक पायलट उड़ रहा है, सभी दिशाओं में देख रहा है और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक और पायलट उड़ान भरता है, उसके पश्चात 6 बजे से 12 बजे सीधे सामने, और गोली मार देता है। ज्यादातर हवाई जहाजों को इसी तरह से मार गिराया जाता है। यह सोचना बहुत खतरनाक है कि आप सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं एक कमजोरी होती है जो आपको ढूंढनी है। आपको हमेशा 6 बजे चेक करना चाहिए। ई बिजनेस। जैसा कि ग्राहम ने किया, हम भी 4 शेयरों में तुलना और विषमता को देखते हैं, जिसमें से उनके 31 दिसंबर 1999 के रिपोर्टेड आंकड़ों का उपयोग करेंगे। वो समय जिससे हमें शेयर बाजार में अब तक हुए मूल्यांकन का कुछ सबसे उग्र चरम देखने को मिलेगा। एमर्सन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, टिकर चिन्ह EMR। इस कॉरपोरेशन की स्थापना 1890 में हुई और ये ग्राहम की 4 मूल कंपनियों में से इकलौती बची है। ये अनेक तरह के उत्पाद बनाती है, जिसमें पावर टूल्स, एयर कंडीशनिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है। EMC कॉरपोरेशन, टिकर चिन्ह EMC। इसकी स्थापना 1979 में हुई और ये कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक जानकारियों को स्वतः स्टोर करने की क्षमता बनाती है। एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ वॉशिंगटन इनकॉर्पोरेशन, टिकर चिन्ह EXPD। इसकी स्थापना 1979 में सिएटल में हुई। ये माल भेजने वालों की दुनिया भर में वस्तुओं की गति को ट्रैक करने में मदद करती है। एक्सोडस कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशन, टिकर चिन्ह EXDS। ये कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट और प्रबंधन करने के साथ ही अन्य इंटरनेट सेवाएं भी देती है। इसके शेयर पहली बार जनता को मार्च 1998 में बेचे गए। ये टेबल इन कंपनियों के 1999 में समाप्त वर्ष के भाव, प्रदर्शन और मूल्यांकन को सार रूप में दर्शाती है। इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रीफाइंग नहीं। ग्राहम के 4 शेयरों में से सबसे ज्यादा महंगा एमर्सन इलेक्ट्रिक हमारे अपडेट ग्रुप में सबसे सस्ता है। ओल्ड इकोनॉमी इंडस्ट्री में आधारित होने के कारण एमर्सन 1990 के दशक के अंत तक उबाऊ दिखने लगा। इंटरनेट युग में एमर्सन के भारी भरकम वेट ड्राई वैक्यूम किसे चाहिए। कंपनी के शेयर अस्थायी रूप से मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। 1998 और 1999 में एमर्सन का शेयर S&P 500 इंडेक्स से कुल 49.7% पीछे था। ये तुच्छ कमजोर प्रदर्शन था, लेकिन ये एमर्सन का शेयर था। एमर्सन कंपनी की कैसी स्थिति थी? 1999 में एमर्सन ने $14.4 बिलियन कीमत के उत्पाद और सेवाएं बेचे, जो पिछले वर्ष से लगभग $1 बिलियन अधिक थे। इस राजस्व में से एमर्सन की शुद्ध आय $1.3 बिलियन थी, जो 1998 से 6.9% ज्यादा था। बीते 5 वर्षों में इसकी प्रति शेयर आय में 8.3 की ठोस औसत दर से वृद्धि हुई। एमर्सन का डिविडेंड 2 गुने से अधिक बढ़कर $1.30 प्रति शेयर हो गया। बुक वैल्यू भी $6.69 से बढ़कर $14.27 प्रति शेयर हो गई। वैल्यू लाइन के अनुसार पूरे 1990 के दशक में एमर्सन का नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल बतौर कारोबार उसकी दक्षता का मुख्य पैमाना मजबूती से तकरीबन 9% और 18% ऊंचा रहा। इससे भी बढ़कर एमर्सन की आय बीते 42 वर्षों में लगातार बढ़ती रही और उसने लगातार 43 वर्षों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया। अमेरिकी कारोबार में सबसे लंबी अवधि की स्थिर ग्रोथ। वर्ष के अंत में एमर्सन के शेयर का भाव कंपनी की प्रति शेयर कुल आय से 17.7 गुना पर था। अपने पावर टूल्स की ही तरह एमर्सन कभी दिखावटी नहीं रहा, लेकिन यह भरोसेमंद था और इसमें ओवर हीटिंग के संकेत भी नहीं थे। क्या EMC PDQ को बढ़ा सकता है? EMC कॉरपोरेशन 1990 के दशक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक था, जो बढ़ रहा था, बल्कि कहना चाहिए उड़ रहा था, 81,000% से भी ज्यादा। यदि आपने 1990 की शुरुआत में EMC के शेयर में $10,000 निवेश किए होते
तो 1999 के अंत तक आपके पास 8.1 मिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा ही होते। ईएमसी के शेयर पर 1999 में ही 157.1% रिटर्न था, जो एमर्सन शेयर ने 1992 से 1999 तक के संयुक्त 8 वर्षों में हासिल किया। उससे भी अधिक ईएमसी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। इसकी जगह उसने अपनी सारी कमाई कंपनी की सतत तरक्की में लगाई। उनके 31 दिसंबर के भाव $54,625 थे। ईएमसी के शेयर कंपनी की पूर्ण वर्ष की घोषित आय से 103 गुना पर ट्रेड हुए, जो एमर्सन के शेयर के वैल्यूएशन लेवल से 6 गुना ज्यादा था। ईएमसी के कारोबार का क्या हाल रहा? 1999 में रेवेन्यू ग्रोथ 24% रही, जो $6.7 बिलियन तक बढ़ गई। एक वर्ष पूर्व की तुलना में इनकी अर्निंग्स प्रति शेयर 61 सेंट से बढ़कर 92 सेंट तक पहुंच गई, जो 51% की वृद्धि है। 1999 में समाप्त 5 वर्षों में ईएमसी की आय में 28.8% की वार्षिक दर का शानदार इजाफा हुआ। और जब सबको इंटरनेट कॉमर्स के ज्वार के चढ़े रहने की उम्मीद थी, उसका भविष्य और भी उज्जवल दिखता था। 1999 में पूरे वर्ष ईएमसी के चीफ एग्जीक्यूटिव लगातार रेवेन्यू के 2001 तक $10 बिलियन को छू लेने की भविष्यवाणी कर रहे थे, जो 1998 में $5.4 बिलियन था। इसके लिए 23% की औसत वार्षिक ग्रोथ चाहिए थी, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए भी विशालकाय विस्तार दर थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक और अधिकांश निवेशकों को विश्वास था कि ईएमसी ऐसा कर सकेगी। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में ईएमसी ने अपना रेवेन्यू 2 गुना कर दिया और अपनी शुद्ध आय को 3 गुना कर लिया था। लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के मुताबिक ईएमसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% से फिसलकर 17.4% पर आ गया था, जबकि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल 26.8% से गिरकर 21% तक आ गया। ये अभी भी अत्यधिक लाभप्रद था, फिर भी ईएमसी पहले ही फिसल रहा था और अक्टूबर 1999 में ईएमसी ने डेटा जनरल कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण कर लिया, जिससे उस वर्ष ईएमसी के रेवेन्यू में मोटे तौर पर $1.1 बिलियन का इजाफा हुआ। सिर्फ डेटा जनरल कॉर्पोरेशन से प्राप्त अतिरिक्त रेवेन्यू को घटा देने भर से हम देख सकते हैं कि ईएमसी का कारोबार 1998 में $5.4 बिलियन था, जो 1999 में मात्र $5.6 बिलियन तक बढ़ा था। यह मात्र 3.6% की वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में ईएमसी की वास्तविक ग्रोथ रेट लगभग 0 थी। उस वर्ष में भी जब Y2K कंप्यूटर बग के भय से बहुत सी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड धनराशि खर्च की थी। ढुलाई का सहज घुमाव। ईएमसी के विपरीत एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ने अभी उड़ना नहीं सीखा था। हालांकि 1990 के दशक में इस फर्म के शेयर में वार्षिक 30% की वृद्धि हुई। ये बड़ा फायदा भी दशक के अंत में आया, जब 1999 में कंपनी का शेयर 109.1% रिटर्न पर पहुंच गया। सिर्फ एक वर्ष पहले एक्सपेडिटर्स का शेयर 9.5% बढ़ा था, जो S&P 500 इंडेक्स से 19% बिंदु से भी अधिक पीछे रहा था। इनका कारोबार कैसा था? एक्सपेडिटर्स कंपनी निश्चित ही तेजी से तरक्की कर रही थी। 1995 से ही इनके रेवेन्यू में 19.8% की औसत वार्षिक दर से इजाफा हुआ, जो इस अवधि में 3 गुना होकर अंत में 1999 में $1.4 बिलियन हो गया तथा अर्निंग्स प्रति शेयर में 25.8 वार्षिक की वृद्धि हुई, जबकि डिविडेंड वार्षिक क्लिप में 27% तक बढ़ा। एक्सपेडिटर्स पर कोई दीर्घावधिक कर्जा नहीं था और इसकी कार्यशील पूंजी 1995 से लगभग दोगुनी हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेडिटर्स की प्रति शेयर बुक वैल्यू में 129% का इजाफा हुआ और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल में 21% के साथ 1/3 से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। हर मानक पर एक्सपेडिटर्स का कारोबार शानदार था। ये छोटी सी फ्राइट फॉरवर्डिंग यानी कि माल वाहक कंपनी थी, जिसका बेस सिएटल में था और जिसका अधिकांश परिचालन एशिया में होता था, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर गुमनाम थी। केवल 32% शेयरों का स्वामित्व संस्थागत निवेशक के हाथों में था। एक्सपेडिटर्स के मात्र 8,500 शेयर धारक थे। 1999 में दोगुना होने के बाद उसके शेयर का भाव एक्सपेडिटर्स की वार्षिक शुद्ध आय से 39 गुना हो गया, जो कहीं से भी सस्ता नहीं था, लेकिन ईएमसी के सिर घुमा देने वाले मूल्यांकन से काफी कम था। स्वर्ग का वादा।
1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन अपने शेयर धारकों को सीधे दुग्ध और शहद की भूमि में ले जाते प्रतीत होते थे। 1999 में शेयर 1005.8% चढ़ गए, जो 1 जनवरी को दिए $10,000 के निवेश को 31 दिसंबर तक $1,10,000 से भी अधिक में बदलने के लिए काफी था। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक एनालिस्ट, जिनमें मैरिल लिंच के अत्यधिक प्रभावशाली हेनरी ब्लॉजेट भी शामिल थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये शेयर अभी आने वाले वर्ष में 25% से 125% तक और चढ़ेगा। और सबसे अच्छा, एक्सोडस के मुनाफों को ललचाई आंखों से देखने वाले ऑनलाइन ट्रेडर्स को भी ये दिख रहा था कि उन्होंने 1999 से 3 बार अपने शेयरों में 1/2 का स्प्लिट किया था। इस 1/2 स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयरों की संख्या को दोगुना करती है और इनका भाव आधा कर देती है। इससे शेयर धारक के पास 2 गुने शेयर हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का भाव पहले से आधा होता है। इसमें अच्छा क्या है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे 1 डाइम यानी कि 10 सेंट का सिक्का दिया और मैं आपको बदले में 2 निकल यानी कि 5 सेंट के सिक्के दूं और पूछूं, क्या आप अपने को अधिक धनवान महसूस कर रहे हैं? तो शायद आप ये सोचेंगे कि या तो मैं मूर्ख हूं या भ्रमवश आपको समझ रहा हूं। और फिर भी 1999 में .com स्टॉक्स के प्रति उन्माद इतना था कि ऑनलाइन ट्रेडर्स ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे 2 निकल का मूल्य 1 डाइम से ज्यादा है। केवल शेयरों पर 1/2 की स्प्लिट की खबर मात्र से ही फौरन शेयर के भाव 20% या ज्यादा तक चढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा शेयर होने पर लोग खुद को अधिक समृद्ध महसूस करते हैं। यदि किसी ने जनवरी में एक्सोडस के 100 शेयर खरीदे तो अप्रैल के स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास 200 शेयर हो गए और ये 200 अगस्त में 400 हो गए, फिर ये 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह एहसास रोमांचित कर जाता था कि पहले 100 शेयर खरीदने मात्र से उन्हें 700 से ज्यादा शेयर मिल गए। उनके लिए ये गिरे मिले पैसे जैसा अनुभव था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि हर स्प्लिट के साथ प्रति शेयर का भाव आधा हो जाता था। दिसंबर 1999 में एक उल्लासित एक्सोडस शेयर धारक ने, जो गिव मी अ डॉलर हैंडलर चलाता था, उसने बहुत ही खुश होकर अपने ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में लिखा, मैं इन शेयरों को 80 साल का होने तक अपने पास रखने वाला हूं, क्योंकि आने वाले वर्षों में इसके सैकड़ों बार स्प्लिट होने के बाद मैं सीईओ के करीब हो जाऊंगा। लेकिन निश्चित ही ऑनलाइन ट्रेडर्स का पूरा ध्यान इस पर था कि ये शेयर कितनी ऊपर तक जाता है, ना कि ये कंपनी स्वस्थ है या नहीं। एक ट्रेडर जिसका स्क्रीन नाम लॉन्च पैड 1999 था, उसने डींग मारी, इस स्टॉक ने अभी चढ़ना शुरू ही किया है जो अनंत के पार भी जाएगा। लॉन्च पैड की भविष्यवाणी की विसंगति अनंत के पार ग्राहम की क्लासिक चेतावनी की आदर्श रूप से याद दिलाता है। ग्राहम ने हमसे कहा था, आज का निवेशक भविष्य के अनुमान में इतना चिंतित है कि वो पहले ही इसके लिए बड़ा भुगतान कर रहा है। इस प्रकार उसने इतने अध्ययन और सावधानी के साथ जो अनुमान लगाया है वो वास्तव में हो भी सकता है और हो सकता है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो। यदि वो अपेक्षित सीमा तक अमल में आने में विफल रहता है तो उसे वास्तव में एक गंभीर अस्थायी और शायद स्थायी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन कंपनियों के अंतिम परिणाम 1999 के बाद इन चारों शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा? एमर्सन इलेक्ट्रिक ने 2000 में 40.7% की बढ़त हासिल की। हालांकि 2001 और 2002 में शेयर के भाव गिरे, लेकिन 2002 में अंततः इन्हें अपने 1999 के अंतिम भाव से 4% नीचे की हानि हुई। ईएमसीबी 2000 में आगे बढ़ी, इसे 21.7% का लाभ हुआ, लेकिन 2001 में शेयरों में 79.4% और 2002 में पुनः 54.3% का नुकसान हुआ, जिससे वे अपने 1999 के वर्षांत स्तर से 88% नीचे आ गए। तो 2001 में $10 बिलियन के रेवेन्यू के पूर्वानुमान का क्या हुआ? ईएमसी का वर्ष समाप्त होने तक केवल $7.1 बिलियन का रेवेन्यू तथा 508 बिलियन की शुद्ध हानि था। इसी बीच जैसे मंदी का बाजार रहा ही ना हो, एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल के शेयर में 2000 में 22.9%, 2001 में 6.5% और 2002 में पुनः 15.1% का लाभ हुआ और वर्षांत तक वे अपने 1999 के अंत के भाव से लगभग 51% ऊपर थे। एक्सोडस के शेयर में 2000 में 55% और 2001 में 99.8% का नुकसान हुआ। 26 सितंबर 2001 को एक्सोडस ने दिवालिया संरक्षण के लिए अर्जी दायर कर दी थी। इसका जिक्र हमने अध्याय 11 में किया है।
कंपनी की ज्यादातर आस्तियों को ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन की दिग्गज केबल एंड वायरलेस ने खरीद लिया। एक्सोडस ने अपने शेयर धारकों को उनका स्वर्ग देने की जगह उन्हें निर्जन स्थान पर भटकने के लिए छोड़ दिया था। 2003 की शुरुआत में एक्सोडस के शेयर का अंतिम सौदा मात्र 1 पेनी प्रति शेयर में हुआ था।